एपिसोड 66 सुनसान आइलैंड पर। अब तक आपने सुना कि अनाहिता और रुद्र को जब पता चलता है कि सामने का मेन दरवाजा बहुत ही हार्ड मटेरियल से बना हुआ है और उसे कंप्यूटर के जरिए कंट्रोल किया जाता है और किसी भी तरीके से नहीं तोड़ा जा सकता, तो वह लोग जल्दी से मेन कंट्रोल रूम में चले जाते हैं जहां से दरवाजा खोला जा सके। अब आगे संभाल के रुद्राक्ष ने ऊपर से गिरती हुई सीलिंग को देखकर जल्दी से अनाहिता को खुद के नीचे छुपा लिया और अपने हाथों और पेट से बहुत अच्छी तरीके से अनाहिता को कवर कर लिया। बदकिस्मती से सीलिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा ठीक उसके हाथ पर आकर गिरा और उसका हाथ बहुत बुरी तरह जख्मी हो गया। यह देखकर अनाहिता तो बहुत बुरी तरह डर गई और उसे चेक करने लगी, लेकिन रुद्राक्ष ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। इसके आगे अनाहिता कुछ कहती उससे पहले ही रुद्राक्ष ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, जो तुम कह रही थी उसे जल्दी से ट्राई करो, देखो यह काम करता है या नहीं। भले ही अनाहिता डरी हुई थी लेकिन वह चुप हो गई और जल्दी से उसने अपना पूरा फोकस फिर से कंप्यूटर के ऊपर जमा दिया। ऊपर वाले फ्लोर की छत टूट जाने की वजह से आग की बहुत बड़ी और बुरी तरह लपटें नीचे उन लोगों को महसूस हो रही थी, लेकिन उससे भी बुरा तब हुआ जब कुछ ही मिनटों के अंदर उस रूम में भी बुरी तरह से आग फैल गई। इस क्रिटिकल समय पर भी अनाहिता खुद को अनफोकस नहीं होने दे रही थी। उसे जल्द से जल्द इस रूम के जलने से पहले उस दरवाजे को किसी भी तरह खोलना था, वरना उसे पता था कि कुछ ही मिनटों में आग इतनी बुरी तरह फैल जाएगी कि यहाँ रखे सारे कंप्यूटर सिस्टम पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे और कंप्यूटर बर्बाद हो जाने के बाद मेन एंट्रेंस का हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। ठीक उसी वक्त सीलिंग का एक और टुकड़ा टूट कर नीचे गिरा। वह अनाहिता से कुछ ही दूरी पर गिरा था। अपने लिप्स को वाइट करते हुए उसने उसे इग्नोर किया और कीबोर्ड पर उंगलियां चलाने चालू रखी। उससे किसी भी तरह करके हैकर के सिस्टम में घुसना था और उस मुसीबत के दरवाजे को खोलना था। इस आग में भले ही वह मर जाए, लेकिन वहां बाहर एंट्रेंस के दरवाजे पर खड़े लोगों के लिए उसे किसी भी कीमत पर वह दरवाजा खोलना था। अकेली नहीं थी वह इस बिल्डिंग में। उसे जल्दी से एक नजर रुद्राक्ष को देखा जो एक बड़े से लकड़ी के टुकड़े से उसके सर के ऊपर सेल्टर टाइप का बनाया हुआ था, ताकि उस तक आग और सीलिंग से गिरने वाले सामान ना पहुंच पाए। उसने जल्दी से अपना अटेंशन फिर से कंप्यूटर पर लगाया और अपना काम करने लगी। अपने फुल कंसंट्रेशन के साथ अनाहिता ने उसे हैकर का फायरबॉल 5 मिनट में ब्रेक कर दिया। ठीक उसी वक्त रूम में आग बहुत बुरी तरह फैल गई थी। रुद्राक्ष दौड़कर खिड़की के पास गया और वहां से सारे पर्दे जो अभी तक जले नहीं थे उन्हें निकाल कर अपने हाथों पर बांध दिया और अनाहिता के आसपास के आग को जल्दी जल्दी उन्हीं हाथों से बुझाने की कोशिश करने लगा। लेकिन रुद्राक्ष की एक छोटी सी कोशिश बिल्कुल काम नहीं आ रही थी। पहले तो हुए धमाके की वजह से रूम में आग बहुत बुरी तरह फैली हुई थी और उस आग से अनाहिता को बचाने के लिए रुद्राक्ष भी बहुत जगह जल चुका था। अनाहिता जिसने हैकर के सिस्टम में एंट्री ले ली थी, वह उसके सिस्टम में सर्च कर रही थी। उसके सिस्टम में घुसने के बाद भी अनाहिता बहुत ज्यादा उल्टी हुई थी। वह सर्च इतनी अच्छी तरीके से प्रोटेक्टिव किया हुआ था कि अगर अनाहिता से छोटी सी भी गलती होती तो वापस उस सिस्टम से बाहर आ जाती और उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो रही थी। लेकिन ठीक उसी टाइम पर रूम की आग अपनी कंट्रोल से बाहर हो गई। अनाहिता, हमारे पास यहाँ से निकलने के लिए टाइम नहीं है। अगर हम लोग 10 मिनट के अंदर यहाँ से नहीं निकले तो यह बिल्डिंग अभी के अभी पूरी की पूरी ढह जाएगी, रुद्राक्ष ने उसे वार्निंग देते हुए कहा। पूरी तरह से राख से ढके होने की वजह से उसका चेहरा काला पड़ गया था। अनाहिता अपने दांत आपस में दबाते हुए कहा, 10 मिनट, मुझे 10 मिनट और दे दो, मैं जल्दी ढूंढ लूंगी। लेकिन अचानक से ऊपर के फ्लोर से एक बड़ी सी लकड़ी का जलता हुआ टुकड़ा गिरा। संभाल के रुद्राक्ष उसे बचाने के लिए आगे दौड़ा, मगर वह काफी लेट था। लेकिन खुशकिस्मती से अनाहिता के रिएक्शन काफी फास्ट थे, इसलिए वह जल्दी से वक्त रहते साइड में कूद गई और उसने अपना एक पैर उठाकर उस लकड़ी के टुकड़े को बहुत तेजी से किक किया, जिससे वह 2 टुकड़ों में बैठकर अलग अलग दिशा में गिर गया, ना कि सीधा कंप्यूटर के ऊपर गिरा। रुद्राक्ष दौड़ के उसके पास आया और उसने कहा कि तुम्हें चोट लगी है, हम यहाँ पर और नहीं रुक सकते, हम यहाँ से अभी के अभी निकलना होगा। नहीं, बस थोड़ा सा और, मुझे सिर्फ 5 मिनट और दे दो प्लीज। रुद्राक्ष अनाहिता को ले जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अनाहिता जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। आखिर में रुद्राक्ष ने हार मान ली और कहा, ठीक है, सिर्फ 10 मिनट, मैं तुम्हें 10 और मिनट देता हूँ। और इतना कहकर उसने बिना कोई देरी किए अपना हाथ निकालकर अनीता के ऊपर सेंगलेटर बना दिया। उसके वह वापस से अनाहिता के आसपास की आग को बुझाने की कोशिश करने लगा। उसने मन में ठान लिया था कि भले ही वह मर क्यों न जाए, लेकिन वह अनाहिता को 10 और मिनट देगा उसका काम पूरा करने के लिए। अनाहिता अपना मुंह और नाक ढककर खांस रही थी क्योंकि धुआं बहुत ज्यादा फैल गया था, लेकिन जल्दी से वह वापस कंप्यूटर के सामने पहुंची और फिर से अपना काम कंटिन्यू करने लगी ताकि उस दरवाजे और खिड़कियों को खोला जा सके। ऐसा लग रहा था जैसे उसे और मौत का कोई डर नहीं है और वह अपने काम को पूरी तरह से फोकस थी। उसके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि और उसे और तेज काम करना है। वह किसी भी हाल में रुद्राक्ष को निराश नहीं कर सकती। उसे जल्द से जल्द अपना काम पूरा करके उसके साथ यहाँ से बाहर निकलना है। रुद्राक्ष अभी भी बहुत चिंता के साथ उसे देख रहा था। उसने खिड़की भी खोलने की भी कोशिश की, मगर वह भी नहीं खुली क्योंकि इस बिल्डिंग के हर एक दरवाजा और हर एक खिड़की उसी ग्लास बॉल से बनी हुई थी और कंप्यूटर से ही कंट्रोल होती थी। अब उसे समझ में आ गया था कि जिस भी इंसान ने यह प्लान किया था वो किसी भी कीमत पर उसे मारना चाहता था।
इन सभी चीजों के पीछे जो मास्टरमाइंड था उसने कई बार रुद्राक्ष को अपने जाल में फंसाया था। वह जानता था कि वह इंसान बेरहम है, लेकिन वह इस हद तक गिर सकता है यह कभी उसने नहीं सोचा था। वह इतने सारे मासूम लोगों की जान ले रहा है सिर्फ और सिर्फ उसे मारने के लिए। यह सोच सोच कर ही रुद्राक्ष के दिल में उस इंसान के लिए नफरत बढ़ती जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ एक प्राइवेट आइलैंड पर जहां चारों तरफ ठंड का माहौल था, एक सिल्वर कोट पहने हुए आदमी बहुत ही आराम से एक डार्क रूम में बैठा हुआ था। उसकी आंखें लगातार सामने जल रही आग पर थी। उसने उस आग में से एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया और अपनी उंगलियां उस पर घुमाते हुए हंसते हुए कहने लगा, जल जाएगा, सब कुछ जलकर खत्म हो जाएगा। तभी अचानक उस रूम का दरवाजा खुला और कोई अंदर आया। उस आदमी ने दरवाजे की डायरेक्शन में देखा, पहले से थोड़ी बहुत रोशनी अंदर आ रही थी जिससे उस आदमी का आधा मगर हैंडसम फेस दिखाई दिया। उस आदमी ने इंग्लिश एक्शन में पूछा, क्या काम है? वह आदमी जो दरवाजे से दौड़ता हुआ अंदर आया था, उसने हंसते हुए कहा, फाइनली मैंने ढूंढ लिया। पहले ही कहा था कि तुम इसे पुराने घर में होंगे, मगर वह पागल कहता है कि तुम बाहर गए हो, जिस वजह से मैं तुम्हें बाहर ढूंढ रहा था और मेरा कितना टाइम वेस्ट हुआ। सामने खड़े आदमी ने अपना पैर 2 बार जमीन पर पटका और पूछा, धीरे धीरे पॉइंट पर आओ। सर हाँ, अभय चाहता है तुम वहां पर जाओ। उसका कहना है कि हमारा सर्वर किसी ने हैक कर लिया है और वह इंसान जिसने हमारे सिस्टम को हैक किया है उसका IP एड्रेस मल्होत्रा ग्रुप दिखा रहा है, जहां पर हमारे आदमियों ने। इसके आगे वह आदमी कुछ कहता उससे पहले ही वह जैकेट वाला इंसान खड़ा हुआ और हवा की तेजी से उस रूम से निकल गया है। और मेरे लिए इंतजार करो, उस आदमी ने कहा और अपने बॉस के पीछे भागते हुए चला गया। कुछ मिनट में बस एक बड़े से किला के अंदर दाखिल हुआ। वह जल्दी से किला के बेसमेंट के लास्ट रूम में पहुंचे। जैसे ही वह रूम में पहुंचा तभी उसे अचानक नूडल्स की खुशबू महसूस हुई। उसने अपनी आंखें नीचे करके देखी तो वहां पर एक इंस्टेंट नूडल का कप फ्लोर पर पड़ा हुआ था। वह जल्दी से रूम में कंप्यूटर के सामने आया और उसने कोल्डली पूछा, क्या हुआ? सामने बैठा हुआ आदमी जिसका नाम अभय था, उसने कहा, मेरे इतने महीनों से डिजाइन के हुए फायरवर्क और प्रोग्राम में कोड को किसी ने कैद कर लिया है। बॉस ने कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे प्रोसेस के बारे में जाने में कोई मतलब नहीं है, मुझे रिजल्ट जानना है। अभय ने हक लाते हुए कहा, रिजल्ट यह है कि वह लोग हमें तकरीबन 2 मिनट में ट्रैक कर लेंगे। अभय की बात सुनकर उनका बॉस बहुत गुस्सा हो गया। उसे बहुत अच्छे से पता था कि रुद्राक्ष सिंघानिया के पास बहुत से टैलेंटेड लोग हैं, कुछ ऑफिशियल और कुछ सीक्रेटली, और उसके अलावा उसके पास संभव भी है जो टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर से रिलेटेड हर चीज में माहिर है। इसीलिए उसने हमला करने के लिए मल्होत्रा ग्रुप को चुना, जहां पर रुद्राक्ष अकेला था, बिना किसी सिक्योरिटी के। और उसके अलावा उसने उस बिल्डिंग के आसपास के एरिया का सारे सिग्नल बंद करवा दिए थे ताकि रुद्राक्ष और संभव के बीच में उसे किसी और आदमी से किसी तरह का कोई कांटेक्ट ना हो पाए। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उससे गलती कहाँ हो गई और क्या रुद्राक्ष हो या कोई ऐसा इंसान है जो संभव जितना ही माहिर है और उसके साथ है, जिसके बारे में उसी कोई जानकारी नहीं है। उसके सामने बैठे अभय ने कहा, सर हमें अभी के अभी डिसीजन लेना होगा। उनका इंटेंशन साफ है कि वह सिस्टम पर अपना कंट्रोल वापस करना चाहते थे। अगर हम उन्हें एक्सेस दे देते हैं तो उनके पास टाइम नहीं होगा हमारा लोकेशन चेक करने के लिए, और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो वह लोग हमें किसी भी वक्त लोकेट कर लेंगे और हम उन लोगों से छुपे हुए नहीं रह पाएंगे। अगर हम एक्सपोज हो जाते हैं तो हमारा उनसे लड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभय की बातें सुनकर उनका बॉस अभी शांति से खड़ा था। अगर उन्होंने सिस्टम पर कंट्रोल वापस से उस इंसान को दे दिया तो उनका प्लान खत्म हो जाएगा और रुद्राक्ष इस बार भी बच जाएगा। वह बहुत गुस्से में था। उसके हिसाब से आज जो उसने अटैक किया था वह उसका सबसे बेस्ट प्लान था और सबसे बेस्ट टाइम रुद्राक्ष के ऊपर हमला करने के लिए, जब रुद्राक्ष किसी भी खतरे से अनजान अकेले उसके जाल में आसानी से फंस गया और उसे डर था कि इस हमले के बाद वह शायद ही कभी रुद्राक्ष को अपने प्लान में फंसा पाएगा। उसने अपनी मुठिया गुस्से में कसी हुई थी जो उसके गुस्से को साफ दर्शा रही थी कि तभी उस पर चिल्लाते हुए अभय ने कहा, सर अभी की अभी हमें कोई फैसला लेने होगा। उनका हैकर काफी फास्ट है और मैं अपने सिक्योरिटी सिस्टम के फायरबॉल को इतनी जल्दी नहीं बना सकता। उसे मैं और देर नहीं रुक सकता। आप जल्दी बताइए, वह लोग हमें किसी भी टाइम पर ढूंढ लेंगे। सर अभय खड़ा हुआ और बहुत ही तेज आवाज में चिल्लाया। अपने दांत पीसते हुए उसके बॉस ने कहा, उन्हें उनके सिस्टम पर एक्सेस दे दो। अपने बॉस की बात सुनते ही अभय ने एक गहरी सांस ली और कीबोर्ड का एक बटन दबा दिया। वहीं दूसरी तरफ मल्होत्रा ग्रुप में तीसरा धमाका हो चुका था। अनाहिता और रुद्राक्ष को अपने ऊपर वाले की ओर से एक और तेज धमाके की आवाज सुनाई दी, लेकिन जहां वह लोग थे वहां से काफी दूर धमाका हुआ था, इसलिए उस चीज का इफेक्ट डायरेक्टली सिक्योरिटी रूम पर नहीं हुआ। आगे कहानी में क्या होगा जाने के लिए सुनते रहिए मिस्ट्री गर्ल एंड अ रूड हीरो, और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद। एपिसोड 67, बिल्डिंग में फंसे बच्चे। अब तक आपने सुना कि अनाहिता कंप्यूटर हैकिंग की मदद से हमला करने वालों के सिस्टम में घुस जाती है और हमलावरों को मजबूरन उन्हें उनके कंप्यूटर पर एक्सेस देना पड़ता है। वही मल्होत्रा ग्रुप में एक बार फिर से दिमाग का होता है। अब आगे, भले ही तीसरा धमाका सिक्योरिटी हमसे दूर हुआ था, लेकिन पहले 2 धमाकों को वजह से सीलिंग जो बुरी तरह से हिल रही थी और अब पूरी तरह टूट गई थी और किसी भी वक्त उनके सर पर पूरी छत गिर सकती थी।
इसलिए रुद्राक्ष अनाहिता की बात ना मानते हुए उसका हाथ पकड़ा और चिल्लाते हुए बोला, बहुत देर हो चुकी अनाहिता, सिर्फ 10 सेकंड बाकी रह गए हैं, 10 सेकंड के अंदर पूरी की पूरी छत हमारे ऊपर गिर जाएगी। लेकिन अनाहिता फिर भी स्क्रीन के सामने से हटने के लिए तैयार नहीं थी। उसने कहा, मैं बस पहुंच गई हूँ, 2 सेकंड और प्लीज जल्दी हो जाएगा, भूल जाओ, चलो यहाँ से। ठीक उसी वक्त स्टील का बड़ा सा टुकड़ा फीलिंग के जरिए उन लोगों से थोड़ी दूरी पर खिड़की के बिल्कुल ऊपर गिरा, लेकिन फिर भी इतने बड़े स्टील के टुकड़े के बावजूद खिड़की पर एक खरोच भी नहीं आई। अनाहिता ने रुद्राक्ष को पीछे धक्का दिया और चिल्लाते हुए बोली, तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे ट्राई करने दो। वह बिना रुद्राक्ष को मुसीबत में घसीटे खुद एक और ट्राई करना चाहती थी। डेमिट, रुद्राक्ष ने खुद को ही कोसा और उसके बाद उसने अनाहिता के बात को ना मानकर सारा मामला अपने हाथों में लेने का फैसला किया और यह सोचकर रुद्राक्ष ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और दरवाजे से बाहर जाने लगा। अनाहिता ने उसे छूटने की कोशिश करते हुए कहा, जाने दो, मुझे सिर्फ 5 सेकंड चाहिए, सिर्फ 5 सेकंड, इसके लिए बहुत देर हो चुकी है। अनाहिता रुद्राक्ष अनाहिता को अपनी गोद में उठाकर बाहर भाग रहा था। अचानक कंप्यूटर स्क्रीन पर एक व्हाइट बॉक्स दिखाई दिया और उसमें लिखा हुआ था, सॉफ्टवेयर डिलीटेड। उसे देखते ही अनाहिता की आंखों में चमक आ गई और उसने कहा, हमने कर दिया, हमें वापस से कंट्रोल पर एक्सेस मिल चुका है। अनाहिता की बात सुनते ही रुद्राक्ष अपनी जगह पर गया और उसने भी जल्दी से मोड़कर कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ देखा। अनाहिता जल्दी से उसकी गोद से उतरी और दौड़कर कंप्यूटर की तरह भागी और जल्दी से कीबोर्ड पर कुछ टाइप करने लगी। अगले ही सेकंड कंप्यूटर पर इंस्ट्रक्शन आई, द डोर इज ओपन। उसे देखकर अनाहिता खुशी में चिल्लाई, दरवाजा खुल गया, रुद्राक्ष। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। उस रूम की पूरी सीलिंग किसी भी वक्त उनके ऊपर गिरने वाली थी। यह सब इतना जल्दी हुआ कि रुद्राक्ष देख भी नहीं पाया, लेकिन खुशकिस्मती से अनाहिता के एक्शन फास्ट थे, इसलिए कि ऊपर छत गिरने से पहले ही वह दौड़कर सीधा रुद्राक्ष की तरफ कूदी। वैसे ही रुद्राक्ष की असलियत में आया और उसने जल्दी अनाहिता को पकड़ा और उसके साथ रूम से बाहर भाग गया। जैसे ही उन लोगों ने रूम से बाहर कदम रखा, उस रूम के पूरी की पूरी छत गिर गई। रूम में आग और धूल का समंदर दिखाई देने लगा। अचानक से अनाहिता को नीचे से दरवाजा खुलने और लोगों की चिल्लाने की आवाज आने लगी। सब लोग खुशी के मारे चिल्ला रहे थे, यह खुल गया, फाइनली खुल गया, भागो यहाँ से। अनाहिता ने एक गहरी राहत की सांस ली। तभी उसने रुद्राक्ष की तरफ देखते हुए कहा, मैंने कहा था ना तुमसे कि आज हम यहाँ नहीं मरने वाले हैं। उसकी बात सुनकर रुद्राक्ष भी मुस्कुराने लगा और उसकी गहरी आंखों में देखते हुए उसने जवाब दिया, हाँ, लगता है तुमने एक बार फिर मेरी जान बचाकर मुझ पर एहसान कर दिया। अनाहिता ने हमें गर्दन हिलाई और कहा, मुझे पैसे देने के बारे में सोचने, आखिर इतने बड़े बिजनेसमैन की जान बचाई है मैंने। अनाहिता ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि उसमें दोबारा शादी वाला मजाक करने की हिम्मत नहीं थी। रुद्राक्ष ने भी हमें गर्दन हिलाई और कहा, मैं समझ गया, यहाँ से निकलते ही मेरे अकाउंट में जो कुछ भी है वह सब तुम्हारा। उसकी बात सुनकर अनाहिता हैरान हो गई। उसे उसके एक्सप्रेशन देखकर पता नहीं चल रहा था कि रुद्राक्ष मजाक कर रहा है। यह सचमुच उसका वही मतलब है, वह तो सिर्फ मजाक कर रही थी और वह किसी भी कीमत पर उससे एक पैसा नहीं लेने वाली थी। चलो यहाँ से चलते हैं। अनाहिता ने उसकी अंडरस्टैंडिंग को इस वक्त क्लियर न करने का फैसला किया और सीढ़ियों के पास के सेफ्टी स्टेशन से आगे बढ़ने लगी। जैसे ही वह सीढ़ियों के पास पहुंची, अचानक से उसे किसी चीज का ख्याल आया। उसने मन ही मन कहा, वह मैंने तो अभी तक सीईओ ऑफिस का सीक्रेट कंपार्टमेंट खोला ही नहीं। मुझे पक्का यकीन है कि वहाँ इस वक्त कोई नहीं होगा, तो अगर मैं इस वक्त वहाँ जाऊँ और तो मुझे वह मिल जाएगा जो मुझे चाहिए और किसी को पता भी नहीं चलेगा। यह सोचते ही अनाक अपनी जगह पर रुक गई और उसने पीछे मुड़कर रुद्राक्ष से कहा, तुम जाओ आगे, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। अनाहिता की बात सुनते ही रुद्राक्ष के एक्सप्रेशन बदल गया। उसने शक करते हुए पूछा, तुम्हें इस वक्त कौन सा जरूरी काम आ गया है? दरवाजा खुल चुका है, हमें आ जाना चाहिए। टॉप फ्लोर पर मैंने कुछ छोड़ दिया है, मुझे उसे वापस लाना है। तुम नीचे जाओ, मैं 5 मिनट में वापस आती हूँ। लेकिन रुद्राक्ष उसकी बात नहीं माना और उसने अनाहिता का हाथ पकड़कर उसे सेफ्टी टनल की तरफ घसीटते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं, मैं यहाँ से तुम्हारे बिना बाहर नहीं जा रहा। कोई भी गारंटी नहीं दे सकता कि कितने मिनट में यह बिल्डिंग पूरी की पूरी ढह जाएगी। तुम्हें मेरे साथ बाहर चलना ही होगा। तभी अनाहिते ने सेफ्टी टनल के दरवाजे को बहुत मजबूती से पकड़ लिया और अपना हाथ रुद्राक्ष के यहाँ से छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, जब तक वह मुझे मिल नहीं जाता तब तक मैं कहीं नहीं जाने वाली। वह मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरा आखिरी चांस है। इससे पहले कि अनाहिता को रुद्राक्ष और कुछ बोल पाता है समझ पाता, अनाहिता ने एक कदम पीछे लिया और तेजी से अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाकर रुद्राक्ष को दरवाजे के बाहर धक्का देकर दरवाजा बंद कर दिया। अनाहिता की हरकत देखकर रुद्राक्ष ने दरवाजे पर मारते हुए चिल्लाते हुए कहा, अनाहिता यहाँ वापस आओ, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अभी के अभी चले जाओ। तुम चिंता मत करो मेरी, मैं वह चीज जो मुझे चाहिए उसे लेकर जल्दी ही तुम्हारे पास आती हूँ और मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं यहाँ नहीं मारूंगी। इतना कहकर उसने रुद्राक्ष की चिखों को और उसके बुलाने को इग्नोर किया और टॉप फ्लोर की तरफ फुल स्पीड से भागी। पूरी बिल्डिंग गहरे धुएं और आग से गिरी हुई थी।
जल्दी बिल्डिंग के पास फायर रेस्क्यू डिपार्टमेंट और पुलिस आ गई। रुद्राक्ष तक जल्दी ही एक फायर फाइटर की टीम पहुंच गई। उनमें से एक ऑफिसर ने कहा, सर आपको अभी के अभी हमारे साथ यहाँ से जाना होगा। हमें लगता है कि यहाँ कुछ ही देर में दूसरा एक्सप्लोजन भी होने वाला है। लेकिन रुद्राक्ष ने उनकी बात को तुरंत मना करते हुए कहा, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मेरी दोस्त अभी भी ऊपर है। रुद्राक्ष यह बात सुनते ही फायर फाइटर की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और उन्होंने कहा, क्या आपका मतलब है कि ऊपर कोई और भी है? ठीक उसी टाइम एक और फायर फाइटर वहां आया और उसने कहा, कैप्टन एक बुरी खबर है। बाहर निकाले गए लोगों में से किसी ने एक कहा है कि टॉप फ्लोर एक प्ले रूम है जहां बहुत सारे बच्चे फंसे हुए हैं। क्या? उस कैप्टन के मुंह से हैरानी से निकला। फिर उसने अपना हेलमेट सेट किया और रुद्राक्ष की तरफ देखकर बोला, सर आपको अभी के अभी इन लोगों के साथ वापस जाना होगा। मैं जा रहा हूँ, मैं आपकी दोस्त को भी बाहर लेकर आऊंगा। नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, किसी को जल्दी से बुलाकर ही दरवाजा खुलवाओ। सर हम आपको रिस्क नहीं लेने दे सकते, यह बहुत डेंजरस है। फिर उसने चलाकर अपने एक आदमी से कहा, इन्हें पकड़ो और बाहर लेकर जाओ। अपने कैप्टन की बात सुनकर कुछ और फायर फाइटर्स रुद्राक्ष पकड़कर दरवाजे की तरफ खींच कर ले जाने लगे। ठीक उसी वक्त चौथा धमाका हुआ। उस धमाके का असर इतना तेज था कि पूरी बिल्डिंग हिलने लगी। कैप्टन, यह बिल्डिंग किसी भी वक्त गिर सकती है, हमें पता भी नहीं है कि यहाँ और एक्सप्लोजन होने वाला है या नहीं। क्या हमें वापस चलना चाहिए? अपने फायर फाइटर की बात सुनकर कैप्टन थोड़ा हिचकिचाने लगा। वह धर्म संकट में फंसा हुआ था। जब वह सारी फीमेल एम्प्लॉयर्स बाहर जा रही थी तो उन्हें यही लगा कि उस रूम में जो केयरटेकर उनके बच्चों की देखभाल के लिए थी वह एक्सप्लोजन के वक्त ही बच्चों को लेकर बाहर आ गई होगी। लेकिन बाहर आने के बाद उन्हें पता चला कि वह सो कॉल्ड स्पेशल केयरटेकर सिर्फ अपनी जान की पड़ी थी और वह बच्चों को छोड़कर वहां से भाग गई है। वह बहुत ज्यादा गुस्से में और बहुत ज्यादा शॉक है और यह पता चलने के बाद ही सारी की सारी औरतें दौड़कर वापस बिल्डिंग के अंदर जाने लगी। लेकिन वह इंटरेस्ट पहुंचती उससे पहले ही फायर फाइटर्स ने उन्हें रोक लिया और कहने लगे, किसी भी वक्त यह बिल्डिंग गिर सकती है, आप अंदर नहीं जा सकते। प्लीज हमें अंदर जाने दीजिए, हमारे बच्चे अभी भी उसी बिल्डिंग में है। प्लीज मैं तो आपसे भीख मांगती हूँ, प्लीज हमें जाने दीजिए, प्लीज हमारे बच्चों को बचा लीजिए, मैं उसे खो नहीं सकती। सभी एम्प्लॉय ने रोते हुए कहा, मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे अंदर जाना है। वह पूरा सीन बहुत बुरी तरह दिख रहा था। सब लोगों रो रहे थे, चिल्ला रहे थे और मदद की भीख मांग रहे थे। वहीं दूसरी तरफ अनाहिता जब टॉप फ्लोर पर पहुंची तो इतनी सारी सीढ़ियां चढ़ने की वजह से उसकी सांस फूलने लगी थी और उसके अलावा पूरी बिल्डिंग में बहुत ज्यादा धुआं फैल चुका था। ऑक्सीजन का लेवल बहुत ही कम हो गया था। उसने अपने पॉकेट से एक रुमाल निकालकर अपनी नाक को ढका हुआ था और किसी तरह आग से बचते बचाते ऑफिस की तरफ आगे बढ़ रही थी। अचानक से जब उसे किसी की तेज रोने की आवाज सुनाई दी तो वह अपनी जगह पर रुक गई। कौन रो रहा है? क्या अभी भी कोई टॉप फ्लोर पर है? उसे तो लगा था कि सब लोग बिल्डिंग से बाहर चले गए हैं। उससे एक पल को लगा कि धुएं और इतनी सारी चीजों की वजह से उसे भ्रम हो रहा है। लेकिन तभी उसे यह एहसास हुआ कि वहां पर एक साथ कई लोगों की रोने की आवाज आ रही थी। वह उस आवाज का पीछा करते करते वहां पहुंची तो वह आवाज बच्चों के प्लेरूम से आ रही थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि सारे के सारे बच्चे वही फंसे हुए हैं और वह सो कॉल्ड केयरटेकर वहां कहीं नहीं दिखाई दे रही है। डैमिट, अनाहिता ने अपने दांत आपस में पीस लिए। उस लड़की को देखकर ही लगा था कि उसे बच्चों की कोई चिंता नहीं है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है जो इन बच्चों को इस जलती हुई बिल्डिंग में अकेला छोड़कर भाग गई। लेकिन उसने इन सभी ख्यालों को झटक दिया क्योंकि इस वक्त उस लड़की के बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं था। जल्दी से रूम के अंदर गई और उसने कहा, बच्चों सुनो मेरी बात, यहाँ से सीढ़ियों के नीचे हमें जल्दी से नीचे जाना है। यहाँ पर आग लगी हुई है, हम यहाँ और नहीं रुक सकते। मुझे मेरी मॉम चाहिए। बच्चे जोर जोर से चिल्लाए जा रहे थे। अनाहिता ने उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करते हुए कहा, तुम्हारी मॉम तुम्हारा नीचे इंतजार कर रही, जैसे ही हम लोग नीचे पहुंच जाएंगे और तुम्हारी मॉम तुम्हें मिल जाएंगी। जो बच्चे तकरीबन के 7 साल के थे वह अनीता की बातें सुनकर शांत होने लगे और उसके बाद बाकी छोटे छोटे बच्चों को भी ठीक से खड़ा कर बाहर की तरफ निकलने लगे। आगे कहानी में क्या होगा जाने के लिए सुनते रहिए मिस्ट्री गर्ल एंड अ रूड हीरो और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद। एपिसोड 68, अनाहिता बाहर आ गई। अब तक आपने सुना कि अनाहिता की हैकिंग की वजह से दूसरी तरफ के इंसान को मजबूरन उन्हें उनके कंप्यूटर पर एक्सेस देना पड़ता है, जिससे बिल्डिंग के मेन एंट्रेंस का दरवाजा खुल जाता है। लेकिन अनाहिता रुद्राक्ष को बाहर भेजकर खुद टॉप फ्लोर पर पहुंच जाती है, जहां उसे फंसे हुए बच्चे मिलते हैं। अब आगे बड़े बच्चे अनाहिता के बात समझ गए और उठकर वहां से बाहर जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनमें से ज्यादातर बच्चे बहुत ज्यादा छोटे थे जो ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे और बड़े बच्चे उन्हें अपने साथ लेकर नहीं जा पा रहे थे। अनाहिता सीईओ के ऑफिस में जाना चाहती थी, लेकिन उन बच्चों को इस तरह देखकर वह यहाँ से नहीं जा पा रही थी। उसे पक्का यकीन था कि उसके मॉम के सीक्रेट कंपार्टमेंट में कुछ तो जरूर मिलेगा, लेकिन यह बच्चे, इनकी जिंदगी भी उसके लिए बहुत जरूरी थी। जब अनाहिता इसी धर्म संकट में फंसी हुई थी तभी अचानक उसे ऐसा लगा कि वह लोग जमीन पर बैठे हुए हैं, वह हिलना शुरू कर चुका है।
अनाहिता जानती थी कि यह बिल्डिंग किसी भी वक्त पूरी तरह से ढह जाएगी। उसने रूम से बाहर सीईओ ऑफिस की तरह देखा जो पूरी तरह से खुला है। उसने अपना दिल और दिमाग दोनों मजबूत किया और दो छोटे छोटे बच्चों को एक साथ उठाकर एग्जिट की तरह भागने लगी। जैसे ही वह दरवाजे की तरफ पहुंची तभी उसे सीढ़ियों से बहुत तेज आवाज सुनाई थी। जब उसने सामने की इंसान को देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और उसने कहा, रुद्राक्ष, तुम्हें क्या कर रहे हो? रुद्राक्ष ने उसे देखा और जवाब दिया, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें यहाँ अकेले नहीं आने दूंगा, मुझे बच्चा दो। अनाहिता ने जल्दी से वह दोनों बच्चे रुद्राक्ष को पकड़ाए और वापस से रूम की तरफ भागी बाकी बच्चों को लेने के लिए। लेकिन वह वहां से जाती उससे पहले ही रुद्राक्ष ने उससे पूछा, रुक जाओ, क्या तुम उस चीज लेने नहीं जा रही जो तुम्हारा छूट गया था? अनाहिता रुकी और उसने उसे मुड़कर देखा और कहा, मुझे लगता कि तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी। अगर तुम अकेले इन सारे बच्चों को बाहर ले जाना चाहोगे तो यह मुश्किल हो जाएगा। तुमने कहा था कि वह चीज तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना? हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। इन बच्चों को बाहर छोड़ने के बाद यहाँ वापस लौटने के लिए बहुत लेट हो जाएगा और जाकर अपनी चीज ले लो, मैं बच्चों को लेकर जाता हूँ। लेकिन कोई लेकिन वेकिन नहीं, तुम जाओ, रुद्राक्ष ने जोर देते हुए कहा। अनाहिता जानती थी कि रुद्राक्ष की बात सही है। अगर वह लोग बच्चों को नीचे सेफ्टी से ले गए उसके बाद उनका वापस आना नामुमकिन हो जाएगा। यह उसका आखिरी चांस था और अगर उसने अभी नहीं किया तो उसकी कई सवालों का जवाब उसे कभी नहीं मिलेगा। लेकिन फिर वो और बच्चों के बारे में सोचने लगती। उसे कोई भी फैसला लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी। लेकिन आखिरकार रुद्राक्ष को देखकर उसने अपना मन पक्का किया और डायरेक्ट सीईओ ऑफिस की तरफ भागी। यह उसके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जो वह मिस नहीं कर सकती थी। उसने कई बार अपनी जान खतरे में डाली, कई मुसीबतों में पड़ी सिर्फ इसलिए ताकि वह सच जान सके। इसलिए अब उसे किसी भी कीमत पर सच जानना था। उसने अपने कदम और तेज किए और जल्दी से सीईओ ऑफिस की तरफ भागने लगी। रुद्राक्ष से 2 सेकंड तक उसे जाता हुआ देखा और उसके बाद सारे बच्चों को लेकर नीचे की तरफ से जाने लगा। बड़े बच्चे अपने आप ही सामने चल रहे थे जबकि रुद्राक्ष ने 2-3 छोटे छोटे बच्चों को अपने हाथों में पकड़ा हुआ था। अचानक ही इस फ्लोर पर रुद्राक्ष सभी बच्चों के साथ था। उस फ्लोर पर एक और एक्सप्लोजन हुआ और उससे बच्चे बहुत ज्यादा डर गए, घबरा कर चिल्लाने लगे। बड़े बच्चे जो अभी तक शांति से रुद्राक्ष के साथ साथ चल रहे थे वह भी डर से कांपने और चिल्लाने लगे। मॉम, एक बड़े बच्चे ने चिल्लाया और पैनिक होकर उस तरफ भागने लगा जहां अभी अभी ब्लास्ट हुआ था। ऐ बच्चे वापस आओ, रुद्राक्ष चिल्लाया। एक्सप्लोजन कुछ टाइम पहले हुआ था इसलिए वहां की जमीन किसी भी वक्त टूट सकती थी, लेकिन रुद्राक्ष उस बच्चे को रोक पाता। उससे पहले ही धुआं में वह बच्चा गायब हो गया। रुद्राक्ष उस बच्चे के पीछे जाना चाहता था लेकिन अभी उसके हाथ में 3 छोटे छोटे बच्चे थे और बाकी बड़े बच्चे भी जो इस धमाके को जैसे बहुत डरे हुए उसके पैरों के आसपास चिपके हुए थे। वो उस बच्चे को बचाना चाहता था लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर वह गया तो यह बच्चे कैसे खुद को संभालेंगे। डायमीट रुद्राक्ष गुस्से में चलाया। वह दुविधा में फंस गया था। आसपास की हवा में पूरी तरह से धुआं फैल गया था और आग लगने की वजह से बिल्डिंग का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना है। क्या वह बच्चों के साथ यहाँ से चला जाए? रुद्राक्ष ने अपने हाथ में मैं रो रहे 3 बच्चों और आसपास डरे हुए बच्चे को देखा और उन्हें लेकर नीचे जाने का फैसला किया क्योंकि वह एक बच्चे के लिए इन सारे बच्चों की जान खतरे में नहीं डाल सकता था। उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। वह एक कदम आगे बढ़ा ही था तभी उसे किसी के तेज कदमों की आहट सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो अनाहिता उसकी तरफ दौड़ते हुए आ रही थी। क्या बच्चे सभी ठीक है? अनाहिता घबराकर पूछा। क्या तुम्हें वह चीज मिल गई जिसे लिए तुम ढूंढ रही थी? रुद्राक्ष ने पूछा। अनाहिता ने धीरे से अपनी गर्दन हिलाई और कहा, नहीं, मुझे नहीं मिली। मैं वहां तक पहुंच नहीं पाई क्योंकि उससे पहले ही मैंने एक्सप्लोजन की आवाज सुनी और मुझे डर लगने लगा कि तुम सभी बच्चों को एक साथ अकेले नहीं संभाल पाएंगे, इसलिए मैंने वापस आने का फैसला लिया। रुद्राक्ष ने पूछा, तो अब क्या? वह सामान जो तुम्हें चाहिए था? अनाहिता कुछ कहना चाहती थी लेकिन उसने चुप रहना ही बेहतर समझा क्योंकि उसके हिसाब से उसकी रुद्राक्ष की और बच्चों की जिंदगी उस चीज से ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। अगर वह उस चीज को ढूंढने चली गई तो बच्चों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी, तो वह भी एक हत्यारे हो जाएगी जिसकी वजह से बच्चों की जान गई। रुद्राक्ष ने उसकी तरफ देखा और उसके एक्सप्रेशन देखकर वह समझ गया कि वह क्या सोच रही है। उसने कहा, तुम बहुत बड़ी बेवकूफ हो। उसकी बात सुनकर अनाहिता ने अपनी आंखें रोल की और वहां से 2 छोटे छोटे रोते हुए बच्चों को अपनी गोद में उठाकर पूछा, उस एक्सप्लोजन में किसी को कुछ हुआ नहीं ना? तभी रुद्राक्ष ने उस बच्चे के बारे में सोचते हुए कहा, नहीं, मगर एक बच्चा डरकर यहाँ से भाग गया है। क्या? अनाहिता शॉक हो गई। रुद्राक्ष ने अपने हाथ में पकड़े हुए बच्चों को उसके हाथ में थमाया और कहा, तुम इन बच्चों को लेकर नीचे जाओ, मैं उस बच्चे को लेकर तुम लोगों के पास आता हूँ। अनाहिता ने जोर से अपने हाथ में पकड़े हुए बच्चों को गले लगाया और कहा, रुद्राक्ष, तुम्हारी जिंदगी मैंने बचाई है इसलिए उस पर मेरा हक है, इसलिए तुम तब तक नहीं मर सकते जब तक मैं ना कहूँ। तुम्हें वापस आना होगा। अनाहिता की बात सुनकर एक पल के लिए रुद्राक्ष हैरान हो गया। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, चिंता मत करो, मैं नहीं मरूंगा, मेरी जान लेने का हक सिर्फ तुम्हें है।
इतना कहकर वह उस तरफ भागा जहाँ से बच्चा भागा था और अनाहिता उसके पीछे नहीं जा सकती थी। वह बस उसे जाता हुआ देखती रही। उसे रुद्राक्ष और उस बच्चे की काफी चिंता हो रही थी। एक बच्चे ने उसका शर्ट का कोना पकड़ा और रोते हुए कहा, दीदी मुझे मेरी मॉम चाहिए। उस बच्चे की आवाज सुनकर अनाहिता असलियत में वापस आई और उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी मम्मी के पास ले जाती हूँ। उसने टाइम वेस्ट करने के बजाय अपने गोद में पकड़े हुए बच्चों को टाइट से हग किया और सभी बच्चों के साथ नीचे की ओर जाने लगी। 10 फ्लोर नीचे जाना अनाहिता के लिए बहुत आसान काम था, लेकिन अगर वह अकेली होती तो, मगर अभी उसके साथ बहुत सारे बच्चे थे जबकि उसने 2 बच्चों को अपने हाथों में पकड़ा हुआ था। उसका नतीजा यह हुआ कि वह बहुत ही ज्यादा कमजोर और थकी हुई महसूस कर रही थी और उसके अलावा उसने बहुत सारा धुआं अपने अंदर इनहेल कर लिया था, जिस वजह से उसे बहुत तेज खांसी हो रही थी। जब वह लोग फर्स्ट फ्लोर की लॉबी में पहुंचे तो उसके अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी। वहीं दूसरी तरफ सारी फीमेल एम्प्लॉइज जिनके बच्चे अंदर थे, वह फायर फाइटर से उनके बच्चों को बचाने के लिए भीख मांग रही थी। मेरे बच्चे को बचा लीजिए, वह सिर्फ 8 महीने की है। मेरा बेटा अभी भी अंदर है, प्लीज मुझे अंदर जाने दीजिए, अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी, किसी ने रोते हुए कहा। प्लीज आप लोग समझिए और मुझे अंदर जाने दीजिए, मेरा बच्चा अंदर है, अगर आप लोगों को जान खतरे में नहीं डालनी है तो मुझे जाने दीजिए प्लीज। उस औरत यह बातें सुनकर फायर फाइटर्स ने एक दूसरे की तरफ देखा, समझ रहे थे कि एक माँ बाप के लिए उनके बच्चे कितनी जरूरी है। उन्हीं में से एक फायर फाइटर खड़ा हुआ और उसने कहा, कैप्टन प्लीज मुझे अंदर जाने दीजिए, लोगों की जान बचाना हमारा फर्ज है, अगर मैं उनमें से एक भी बच्चे को बचा पाया तो मुझे अपने आप पर गर्व होगा, वरना मैं जिंदगी भर एक गिल्ट में रहूंगा कि मेरी वजह से उन बच्चों की जान गई है। तभी कैप्टन ने चिल्लाते हुए कहा कि हमारे कमांडर का ऑर्डर है कि हमें बाहर ही रहना है, इसलिए मेरी मदद करो और इन पेरेंट्स को बाहर ही रोकने, मैं किसी को भी अपनी जान खतरे में डालने नहीं दूंगा। तभी एक फायर फाइटर ने और कहा, कैप्टन वहाँ पर दर्जनों बच्चे फंसे हुए हैं जो छोटी और मासूम हैं, आप इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं। तभी कैप्टन ने बिना इमोशंस के जवाब दिया, तुम ठीक कह रहे हो, मैं निर्दयी हूँ, इसलिए मैं तुम्हें बिल्डिंग के अंदर जाने की इजाजत नहीं दूंगा। आपका मतलब क्या है? उस फायर फाइटर में पूछा तो कैप्टन ने अपना हेलमेट पहनते हुए जवाब दिया, क्या तुम्हें समझ नहीं आया? मैं हमेशा से यही था और बिल्डिंग के अंदर कभी कहा ही नहीं, तो कमांडर अगर पूछे तो तुम्हें क्या कहना है? तुम समझ गए। फाइटर की आंखों में आंसू आ गया और उसने कहा, कैप्टन क्या आप अकेले जाने के लिए सोच रहे हैं? यह बिल्डिंग किसी भी वक्त गिर सकती है और मैं तुम लोगों की जान खतरे में नहीं डाल सकता, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि अगर जान किसी की जाएगी तो वह मेरी होगी, सब लोग यही रुको, मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर वह फायर फाइट के कैप्टन बिल्डिंग के अंदर दौड़ कर चले गए। वहीं दूसरी तरफ अनाहिता अब बुरी तरह से थक चुकी थी। वह मेन होल से तकरीबन 10 मीटर की दूरी पर थी, लेकिन वह अब 1 इंच भी नहीं मिल पा रही थी। बहुत ज्यादा धुआं उसके अंदर जाने की वजह से उसे बिल्कुल भी सांस नहीं आ रही थी और उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। अनाहिता जानती थी कि यह उसकी लिमिट है और उसके पैर आखिर में जवाब दे गए और वह वहीं जमीन पर गिर गई, लेकिन उसने खुद को तब भी संभाले रखा क्योंकि उसके हाथों में 2 बच्चे थे। सबसे पहले उसका सर आकर नीचे जमीन पर लगा। दीदी, एक बड़ा बच्चा जल्दी से उसके पास आया। मैं अब और नहीं जा सकती, तुम प्लीज इन बच्चों को लेकर अपनी माँ के पास जाओ, तुम सिर्फ 10-15 मीटर आगे बढ़ोगे, उसमें दरवाजा मिल जाएगा, तुम्हारी मॉम तुम्हारा वहाँ इंतजार कर रही है, अनाहिता ने धीरे से कहा। तो बड़े बच्चों ने रोते हुए अपना सर हिलाते हुए कहा, नहीं, हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ चले। इतना कहकर वह अनाहिता को उठने के लिए मदद करने लगे, लेकिन उनकी ताकत बहुत कम थी, जिसकी वजह से अनाहिता बिल्कुल नहीं उठ पाई। अनाहिता ने ना मैं अपनी गर्दन हिलाई और बहुत ही कमजोर आवाज में कहा, टाइम नहीं बचा है, तुम लोग पहले जाओ और किसी को मदद के लिए भेजना। उन बच्चों ने हाँ मैं अपनी गर्दन हिलाई और अनाहिता के हाथ में पकड़े हुए 2 बच्चों को लेकर एग्जिट की तरफ भागे। अनीता ने अपनी अधखुली आंखों से उन्हें दरवाजे की तरफ भागते हुए देखा और एक गहरी राहत की सांस ली। उसे इस बात की राहत थी कि बच्चे खतरे से बाहर से आ चुके हैं और ठीक उसी वक्त उसकी आंखें पूरी तरह बंद हो गई, लेकिन वह पूरी तरह से बेहोश होती उसे पहले ही पर एक फायर फाइटर आ गए और उसने जो अनाहिता को सांस लेते हुए देखा तो वह अनाहिता को अपनी पीठ पर टांग कर बाकी बच्चों के साथ बाहर निकल गया। फाइनली वो लोग बिल्डिंग से बाहर आ गए और सारे बच्चे अपने माता पिता से मिल गए। अनाहिता को बेहोश देखकर जेसिका जो बाहर थी वह जल्दी से रोते हुए उसके पास आए और कहा, मिस माहिरा, क्या यह ठीक है? क्या यह जिंदा है? हाँ, यह जिंदा है, पानी लेकर आओ, यहाँ पानी की जरूरत है। आगे कहानी में क्या होगा जाने के लिए सुनते रहिए मिस्ट्री गर्ल एंड अ रूड हीरो, और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद। एपिसोड 69, रुद्राक्ष आ गया। अब तक आपने सुना कि बिल्डिंग के अंदर अनाहिता बच्चों को लेकर वापस आती है, लेकिन एक बच्चे की भाग जाने की वजह से रुद्राक्ष उसे लेने के लिए चला जाता है। वही अनाहिता सभी बच्चों के साथ सुरक्षित बाहर आ गई है, मगर बेहोश है। अब आगे सारे काम हो जाने के बाद अनाहिता के फेस पर जल्दी से ऑफिशियल मास्क लगाया गया और उसके हाथ बहुत जिस्म पर जलने का निशान था, उन पर ऑइंटमेंट लगाएगी।
पेशेंट को बहुत बुरी तरह से डिहाइड्रेशन हुआ है और उसके शरीर पर कई ज्यादा बहुत बुरे जलने का निशान है। इन्हें जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल भेजना होगा, एक नर्स ने कहा और जल्दी से 2 मेडिकल स्टाफ को अनाहिता को स्ट्रेचर पर लिटाकर उठाने के लिए कहा। आसपास का शोर सुनकर अनाहिता के धीरे धीरे आंखें खुली। सबसे पहले उससे नीला आसमान दिखाई दिया। उसने 2 बार अपनी आंखें झपकाईं, यह विश्वास करने के लिए कि वह सपना नहीं देख रही है। तब जाकर उसे फाइनली विश्वास हुआ कि वह बाहर आ चुकी है। उसने जल्दी से आसपास नजर घुमाकर देखा तो उसे एहसास हुआ कि वह बिल्डिंग से ज्यादा दूर नहीं है। उसने चारों तरफ देखने के बाद उसे यह एहसास हुआ कि यहाँ आसपास रुद्राक्ष नहीं है। रुद्राक्ष के अलावा सब कोई वहाँ आसपास दिखाई दे रहा था। वह जल्दी से स्ट्रेचर पर उठकर बैठ गई और किसी को रोकते हुए अचानक से उसने पूछा, यहाँ सब लोग भाग क्यों रहे हैं? अनाहिता के इस तरह पूछने से उनको इंसान हैरान हो गया, लेकिन फिर उसने खुश होकर कहा, तुम्हें होश आ गया। मैं जब तुम्हें बाहर लेकर आया तो मुझे लगा तुम्हारी मौत हो चुकी है। क्या तुम ही वो जो बच्चों को बाहर लेकर आई? अनाहिता ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और जल्दी से स्ट्रेचर से खड़ी होकर बेचैनी से पूछने लगी, आपने मेरी जान बचाई। हमारे बाहर आने के बाद क्या मेरा दोस्त भी बाहर आया? वह बहुत लंबा था और उसने एक सूट पहना हुआ था। अनाहिता की बात सुनकर वह आधक हैरान हो गया और उसने हैरानी से पूछा, क्या आप लोगों के अलावा भी कोई बिल्डिंग के अंदर था? कुछ ही मिनट में यह बिल्डिंग पूरी की पूरी डर जाएगी। यह बिल्डिंग ऑलरेडी एक साइड पर झुक रही है। यह सुनते ही अनाहिता के दिल ने एक धड़कन छोड़ दी और उसने कहा, क्या आप यह कहना चाहते हैं कि वह अभी तक बाहर नहीं आया है? अनाहिता ने उस आदमी का कॉलर पकड़ते हुए कहा, उसे बचाओ। वह उस बच्चे को ढूंढने गया था जो भाग गया था। वह अभी भी अंदर है। अनाहिता जैसे जैसे कह रही थी, उसकी आंखों से लगातार आंसू बहते जा रहे थे। वही क्रू के कुछ मेंबर्स ने जैसे ही है बात सुनी, वह हैरानी से बोला, सर सिंघानिया अभी भी अंदर है, कोई उन्हें बचाओ। रुद्राक्ष सिंघानिया है, सिंघानिया ग्रुप के सीईओ। अगर उन्हें कुछ हो गया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। उसी समय मल्होत्रा ग्रुप की एक फीमेल एम्प्लॉय रोते हुए वहां आई और उसने अनाहिता का हाथ पकड़कर पूछा, सब कह रहे हैं कि तुम बच्चों को बाहर लेकर आई। मेरा बेटा कहाँ है? क्यों सबके बच्चे बाहर आ गए और मेरा बेटा भी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा? अनाहिता के हाथ में पहले से ही बहुत बुरी तरह चोट लगी हुई थी और जब उस औरत ने अनाहिता का हाथ जोर से पकड़ा तो उसे बहुत तेज दर्द महसूस हुआ, लेकिन अपने दर्द को सहते हुए उसने कहा, आपका बेटा शायद अभी भी अंदर है। एक्सप्लोजन की वजह से बहुत बुरी तरह डर गया और हमसे दूर भाग गया, लेकिन मेरे एक दोस्त उसे ढूंढने। अनाहिता अपनी बात खत्म कर पाती उससे पहले यह औरत जोर जोर से रोने लगी और अनाहिता को हिलाते हुए कहने लगी, मेरा बेटा लौटा दो मुझे, मेरा बेटा दो मुझे। अनाहिता की चोटों पर बहुत तेज असर हो रहा था। यह देखकर जेसिका जल्दी से सामने आई और उसने अनाहिता से उस औरत को दूर करते हुए चिल्लाकर कहा, मैडम प्लीज संभाल के, माहिरा मैम को चोट लगी हुई है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके परिवार की कंपनी है। अगर मेरे बेटे के साथ कुछ भी हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर वह औरत गुस्से में घूरकर अनाहिता देखने लगी। फायर फाइटर के कैप्टन ने 2 लोगों को बुलाकर उस औरत को अनाहिता से दूर किया। तभी जेसिका ने रोती हुई अनाहिता को देखा और कहा, आप गिल्टी फील मत कीजिए। आपने अपनी जान खतरे में डालकर सभी बच्चों को बाहर लेकर आई, लेकिन गलती से एक बच्चा बाहर नहीं आ पाया, लेकिन फिर भी यह औरत सिर्फ आपको ब्लेम कर रही है। कितनी बुरी बात है यह। जेसिका को सचमुच उस औरत पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन अनाहिता ने कुछ नहीं कहा। आपने उन बच्चों को बचाने में कितना एफर्ट डाला, लेकिन आपके इस काम के लिए किसी ने आपको थैंक यू तक नहीं कहा, बल्कि एक औरत आकर आप ही को डांट रही है और आपको चोट पहुंचा रही है। क्या आपका हाथ ठीक है? अनाहिता ने धीरे से अपना सर हाँ मैं हिलाया। उसकी आंखें अभी बिल्डिंग के ऊपर टिकी हुई थी। एक नजर उस रोती और चिल्लाती हुई औरत को देखा और जवाब दिया, मैंने उन बच्चों को इसलिए नहीं बचाया ताकि उनके पेरेंट्स आकर मुझे थैंक यू कहे या मेरा एहसान माने। इस औरत का व्यवहार देखने के बाद भी अगर फिर से मुझे चुनने का मौका मिले तो मैं उन्हें बचाना ही चुनूंगी। अनाहिता की बात सुनकर जेसिका उसकी और बड़ी फैन हो गई, लेकिन तभी उसने चिंता करते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि सर ठीक होंगे या नहीं। वह अभी तक बाहर क्यों नहीं आए? अनाहिता ने जल्दी से उठ जलती हुई बिल्डिंग को देखा और फायर फाइटर्स के कैप्टन के पास जाकर बेचैनी से पूछा, बिल्डिंग को गिरने में और कितनी देर बाकी है? कैप्टन ने अपना सर हिलाया और कहा, जिस हिसाब से जिस एंगल पर यह बिल्डिंग है उसके हिसाब से हमारे पास 1 मिनट भी नहीं बचा है। हम अंदर भी नहीं जा सकते। आपके फ्रेंड सिर्फ अपने ऊपर डिपेंड करते हैं कि वह समय रहते बिल्डिंग से बाहर आ जाए। उस कैप्टन की बात सुनकर अनाहिता पैनिक करने लगी और उसने जल्दी से कहा, अगर आप मुझसे कोई अंदर नहीं जाएगा तो मैं अंदर जाऊंगी। इतना कहकर वह बिल्डिंग की तरफ दौड़ने लगी, लेकिन फायर फाइटर कैप्टन ने जल्दी से उसे रोका और कहा, मैम यह बिल्डिंग जल्दी गिरने वाली है। अगर आप अभी अंदर गई तो आप मर जाएंगे। प्लीज शांत हो जाइए। प्लीज मुझे अंदर जाने दीजिए, मुझे अंदर जाना है, वह खतरे में है। शांत हो जाइए। उस कैप्टन ने जोर से अनाहिता को पकड़ा हुआ था जो अभी भी छूटने की कोशिश कर रही थी। कैप्टन ने फिर से उससे मिलते ही बिल्डिंग को देखा और अपने दांत पीसते हुए कहा, ओके आप यही इंतजार कीजिए, मैं अंदर वापस जाता हूँ और आप डॉक्टर के साथ कॉर्पोरेट कीजिए और हॉस्पिटल चले जाइए। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपके दोस्त को वापस लेकर आऊंगा।
उसकी बातें सुनकर फाइनली अनाहित रुक गई, क्योंकि उसे पता था कि वह असर जाएगी तो रुद्राक्ष अगर बाहर आ रहा होगा तो रुद्राक्ष की मुसीबतें बढ़ाएगी। उसने अपने लिप्स बाइट किए और कहा, प्लीज ध्यान से उसे बचा लीजिएगा। ओके, मैं कुछ करता हूँ, उस कैप्टन ने कहा और जल्दी से बिल्डिंग की तरफ भागा। लेकिन वह बिल्डिंग है नजदीक पहुंचता उससे पहले ही एक और तेज धमाके की आवाज ने बिल्डिंग से सुनाई दी और पूरी की पूरी बिल्डिंग उनकी नजरों के सामने गिरने लगी। वह कैप्टन अपनी जगह पर रुक गया और चिल्लाया, भागो सब जल्दी, भागो। इतना कहकर उसने अनाहिता को पकड़ा और उसे लेकर पीछे की तरफ भागने लगा। कुछ ही सेकंड के अंदर पूरी बिल्डिंग नीचे जमीन पर पड़ी हुई थी और धूल से पूरा आसमान ढक गया था। यह नजारा देख अनाहिता वही जमीन पर गिर गई। उसे सिर्फ सामने गिरी हुई बिल्डिंग और धूल दिखाई दे रही थी। इतनी लंबी बिल्डिंग पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। अनाहिता चेहरे का रंग सफेद पड़ गया और वह जोर जोर से रोने लगी। उसने अपना हाथ जमीन पर जोर जोर से मारते हुए कहा, रुद्राक्ष तुम झूठे हो, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम अंदर नहीं मरोगे, तुम झूठे हो, तुम बहुत बड़े झूठे हो। मैं तुम्हारी बातों पर दोबारा कभी भरोसा नहीं करूंगी। प्लीज बाहर आ जाओ रुद्राक्ष, प्लीज बाहर आ जाओ। ठीक उसी समय अनाहिता के पीछे स्पोर्ट्स कार आकर रुकी और उसे अपने पीछे से संभव की आवाज सुनाई दी, मिस मल्होत्रा, रुद्राक्ष कहाँ है? अनाहिता सर उठाकर अपने लाल आंखों से उन्हें देखा। रोने की वजह से उसकी सांस फूलने लगी थी। अपने सामने गिरी हुई बिल्डिंग की तरफ इशारा करते हुए उसने रुकते हुए कहा, वह चला गया, सब मेरी गलती है, मुझे उस बच्चे को उसके साथ ढूंढने जाना चाहिए था, सब मेरी गलती है। चला गया। यह सुनते ही संभव की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। फिर उसने जल्दी से धीरे से हंसते हुए कहा, मिस मल्होत्रा आप इस टाइम पर भी हमसे मजाक कर रही हैं, अब मजाक बंद कीजिए और बताइए रुद्र कहाँ है? अनाहिता ने धीरे से अपना मुंह खोला। वह कुछ कहना चाहती थी लेकिन उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और उसके मुंह से एक भी शब्द निकल नहीं रहा था। उसका ऐसा रिएक्शन देखकर संभव का चेहरा पीला पड़ गया। अब उसे समझ में आ गया कि अनाहिता मजाक नहीं कर रही है। वो हैरानी से सामने गिरी हुई बिल्डिंग को देखने लगा जिसके आसपास का धुआं और धूल हट चुका था और वह साफ साफ उस बिल्डिंग के मलबे को देख पा रहे थे। यह सोचकर ही कि उसका दोस्त अब इस दुनिया में नहीं है, संभव के पैरों ने सारी ताकत खत्म और वह घुटनों के बल वही अनाहिता के सामने गिर गया। यह आपकी गलती नहीं है, इसे मेरी गलती है। उन लोगों ने और सब कुछ प्लान करके किया और मेरा रास्ता रोक दिया। अगर मैं और कोशिश करता और यहाँ और जल्दी पहुँचता तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। सब कुछ मेरी गलती है। संभव धीरे धीरे अपने आप में बड़बड़ा रहा था। यह देखकर बताना मुश्किल था कि अनाहिता और संभव में से किसकी हालत ज्यादा खराब थी। वह लगातार अपने हाथों की मुट्ठियां बनाकर जमीन पर पंच किए जा रहा था, जिसकी वजह से उसे हाथ से खून आने लगा था। जब अनाहिता ने यह देखा तो उसने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम्हारा हाथ टूट जाएगा, मुझे छोड़ दीजिए। अगर मेरा हाथ टूटा है तो टूटने दीजिए, मेरी वजह से उसकी जान गई है और मैं अपनी इस गलती की कीमत अपनी जान देकर चुका हूँगा। संभव रोते होते हुए यही कहना चाह रहा था लेकिन अनाहिता ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। ठीक उसी समय वह औरत जो अपने बेटे के लिए चिल्ला रही थी वह जल्दी से वहां आई और उसने किसी के कुछ समझने से पहले ही एक बहुत ही तेज थप्पड़ अनाहिता को मार दिया। अनाहिता इस झटके को बर्दाश्त नहीं कर पाई और जमीन पर गिर गई। उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया। वह औरत दूसरी बार अनाहिता को मारने के लिए अपना हाथ उठा चुकी थी। अनाहिता उसका हाथ पकड़ना चाहती थी लेकिन उससे पहले ही उस औरत का हाथ किसी और ने पकड़ लिया और एक बहुत ही तेज टूटने की आवाज उन सभी को सुनाई दी और औरत दर्द के मारे चिल्लाने लगी, मेरा हाथ तोड़ दिया, छोड़ो। जब अनाहिता ने नजरें उठाकर उस इंसान को देखा तो उस इंसान का चेहरा साफ नहीं दिखाई दे रहा था क्योंकि पूरी तरह से राख से ढका हुआ था। उस इंसान को देखते ही अनाहिता पहचान गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हैरानी से धीरे से कहा, रुद्राक्ष। संक जिसने रुद्राक्ष को देख लिया था वह भी जोर जोर से रोने लगा, कमीने कहीं कि मैं जानता था तू इतनी आसानी से नहीं मर सकता। अनाहिता की आंखों से और तेज आंसू बहने लगे। उसने एक हाथ से अपना मुंह दबा लिया जैसे वह अपने आप को तेज चलाने और रोने से रोकने की कोशिश कर रही हो। वह नहीं मरा, रुद्राक्ष नहीं मरा जैसा उसने कहा था, वह वापस आ गया है, वह झूठा नहीं है। रुद्राक्ष ने उसके एक्सप्रेशन देखे और उसके मन की बात समझते हुए एक डेविल स्माइल के साथ बोला, मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं वहां नहीं मरूंगा और तब तक तो बिल्कुल नहीं जब तक तुम्हारी परमिशन ना हो। उसकी बात सुनकर अनाहिता मुस्कुराने लगी। आगे कहानी में क्या होगा जाने के लिए सुनते रहिए मिस्ट्री गर्ल एंड अ रूड हीरो और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद। एपिसोड 70, एक पीली नोटबुक। अब तक आपने सुना कि अनाहिता बाकी बच्चों के साथ बाहर आ जाती है लेकिन जब उसे होश आता है तो बिल्डिंग थी उसकी आंखों के सामने गिर जाती है और उसे लगता है कि रुद्राक्ष की मौत हो गई, इसलिए वह बहुत तेज रोने लगती है। ठीक उसी वक्त संभव भी वहां जाता है लेकिन रुद्राक्ष बच गया था। अब आगे। जब रुद्राक्ष अनाहिता की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था तभी उन दोनों के कानों में उस औरत की तेज आवाज सुनाई दी, मेरा बेटा मुझे लौटा दो, तुमने मेरे बेटे के अलावा सबको बचाया लेकिन मेरे बेटे को क्यों नहीं? मुझे अभी के अभी मेरा बेटा चाहिए। अनाहिता ने उस औरत की तरफ देखा। भले ही वह ऊपर से शांत दिख रही थी लेकिन वह अंदर से ही बहुत उदास थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके ऊपर एक ठंडे पानी की बाल्टी डाल दी हो।
उस औरत की बातें अनाहिता को और गिलट में डाल रही थी और वह यही सोच रही थी सब उसकी ही गलती है, उसकी वजह से वह बच्चा बाहर नहीं आ पाया। उसने अपने दोनों होठों को दबा लिया और सिर नीचे कर लिया। यह देखते ही रुद्राक्ष के चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी वह गायब हो गई और उसका चेहरा बुरी तरह से डार्क हो गया। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने उस औरत की तरफ मुड़कर देखा और बहुत ही डेंजरस आवाज में कहा, लगता है कि मैंने ठीक से तुम्हें सबक नहीं सिखाया। मुझे अब मार डालो। अगर तुम लोग मुझे मार भी डालोगी तभी मैं अपने बेटे का बदला लेने के लिए वापस आ जाऊंगी। तुम लोगों ने मेरे बेटे को अंदर छोड़ दिया मरने के लिए, तुम लोगों को भी मर जाना चाहिए था। अब रुद्राक्ष का सब्र जवाब दे रहा था। उसने अपना दूसरा हाथ उस औरत की गर्दन पकड़ने के लिए आगे बढ़ाया, लेकिन अचानक उन्हें एक बच्चे की आवाज सुनाई थी, मॉम, उन्हें डांटना बंद कर दीजिए। वह आवाज सुनते ही वह औरत हैरानी से उस आवाज की दिशा में देखने लगी। तभी उसने देखा कि उसका बेटा फायर फाइटर्स के पीछे से चलकर बाहर आया। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरा बच्चा, उसका बच्चा मरा नहीं है, उसका बेटा जिंदा है। किसी पागल औरत की तरह उस औरत ने जल्दी से रुद्राक्ष के हाथ को दांतों से काटा और उसकी पकड़ से आजाद होकर अपने बेटे की तरफ भागी और उसे गले लगाने के लिए अपनी बाहें फैला दी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह छोटा सा बच्चा कुछ कदम पीछे चला गया और डर के मारे एक फायर फाइटर के पीछे छुप गया। उस औरत की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने कहा, बेटा। उस बच्चे ने अपना सर 2 बार में हिलाया और कहा, आपने उन दीदी और भैया को डांटा जिन्होंने मुझे बचाया। आप बहुत बुरी हो, मुझे आपको गले नहीं लगाना। इतना कहकर वह दौड़कर रुद्राक्ष के पास गया और जोर से उसके पैरों को गले लगा लिया। उस औरत ने अपने सामने अपने बेटे को किसी और के पैरों से लिपटे हुए देखा, जबकि वह उसके गले पर नहीं लगना चाहता था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने से संबंध में धोखा दे दिया हूँ। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था, तुम ऐसा कैसे हो सकता है। उसका प्यारा बेटा जो दिन भर उसके पीछे मोम मोम कहते हुए घूमता है, उसे अपनी माँ तक नहीं मानने के लिए तैयार। वह कुछ कदम आगे बढ़ी, लेकिन उसका बेटा जल्दी से चिल्लाया, आप मेरे पास मत आइए, आप बहुत बुरी है। बेटा उसकी आंखों से आंसू बहने लगा और वह बेबस होकर वहीं खड़ी रही। मैं तुम्हारी माँ हूँ। आप मेरे मॉम नहीं हो, आप बहुत बुरी औरत हो। मेरी मॉम उन लोगों को कभी नहीं मारती जिन्होंने मुझे बचाया। वह औरत उस बच्चे की बातें सुनकर बहुत स्पीचलेस हो गई। वह कुछ कहने की जगह मुंह खोलना चाहती थी, लेकिन उसके मुंह से कुछ नहीं निकाल रहा था। रुद्राक्ष ने भी उम्मीद नहीं की थी कि छोटा सा बच्चा ऐसे बिहेव करेगा बिना किसी एक्सप्रेशन की। उसने औरत को देखा जो अभी भी हैरानी से उन्हें देख रही थी और उसके बाद कोल्डली कहा, मुझे कर्मा पर भरोसा हो गया लगता है। अनाहिता को थप्पड़ मारने के बदले तुम्हें उसका अच्छा नतीजा मिला है। मैं वह औरत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वह बोल ही नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सारी ताकत खत्म कर दी गई हो। उसने अपने बेटे की तरफ देखा। वह पहली बार इतना बेबस महसूस कर रही थी और लोग भी वहाँ इकट्ठा हो गया और उसे डांटने लगे। उन दोनों ने अपनी जान खतरे में डाली सिर्फ हमारे बच्चों को बचाने के लिए, लेकिन तुम तो उनके एहसान मानने के बजाय उल्टा इन्हें थप्पड़ मार दिया। हाँ, तुमने लाइन ही क्रॉस कर दी। मैं अपने बेटे की सेफ्टी के लिए इतना चिंता में थी कि मैं उसकी शेवर को थैंक यू बोलना ही भूल गई, लेकिन जब मैं यहाँ उसे थैंक यू बोलने आई तो मैंने देखा तुम उसे थप्पड़ मार रही हो। तुम तो एक इंसान कहलाने के लायक भी नहीं हो। अगर उनकी जगह में होती ना तो तुम्हारी बेटे को कभी नहीं बचाती। तुम अपने बेटे से ऐसा ही ट्रीटमेंट डिजर्व करती हो। लोग जिनके बच्चों को अनाहिता ने बचाया था, वह लोग अनाहिता के लिए उस औरत को डांट रहे थे और एक इंसान ने आकर कुछ टिश्यू पेपर और एक बोतल पानी भी अनाहिता को दिया और कहा, अपना चेहरा धो लो, आपका सुंदर चेहरा इतना गंदा अच्छा नहीं लगता है। उस आदमी की बात सुनकर सब लोग अनाहिता को देखकर मुस्कुराने लगे। यह उस औरत के बिहेवियर एटीट्यूड से बिल्कुल अलग था जो थोड़ी देर पहले उससे बात करी थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि कोई उसे थैंक यू कहेगा या फिर उसे इतना अच्छा बिहेव करेगा, इसलिए उसने सबको मुस्कुरा कर देखा और कहा, थैंक यू। उसकी बात सुनकर सब मुस्कुराने लगे और किसी ने कहा, हमें तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए। तुम कितनी अच्छी हो, तुमने अपनी जान खतरे में डालकर हमारे बच्चों को बचाया। अगर तुम नहीं होती तो हम सोच भी नहीं सकते कि हमारे बच्चों के साथ क्या हो सकता था। हाँ बिल्कुल, तुम हमारी सेवियर हो। हम इसका बदला चुकाने के लिए जिंदगी भर मल्होत्रा ग्रुप के लिए पूरी ईमानदारी से काम करेंगे। भले ही आप एक कंपनी बिल्डिंग गिर गई हो या बर्बाद हो चुकी है, लेकिन हम हमेशा आपके एम्प्लॉयज रहेंगे। सब लोगों की बातें और उनकी आंखों में अनाहिता के लिए रिस्पेक्ट बिल्कुल ही सच्ची थी। सब लोग काफी सिंसियर देख रहे थे। इससे पहले अनाहिता कुछ कहती, उसने देखा कि जेसिका अपने आंसू पूछ रही है और सुबकते हुए उसने कहा, सब लोग सही कहते हैं, अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है। मैं कितना अच्छा महसूस कर रही हूँ। भले ही अनाहिता इस वक्त काफी इमोशन फील कर रही थी, लेकिन जेसिका को इस तरह देखकर वह खुद को रोक नहीं पाई और हंसने लगी। उसने अपने हाथ में पकड़े हुए टिश्यू पेपर और पानी जेसिका को दिया और वह रुद्राक्ष की तरफ आगे बढ़ गई। रुद्राक्ष, जैसे ही अनाहिता आगे बढ़ी, वह छोटा बच्चा जो रुद्राक्ष के पैरों से लिपटा हुआ था, वह दौड़कर अनाहिता तरफ भागा ताकि उसके पैरों को हग कर सके, लेकिन वह अनाहिता के पैरों को छू पाता उससे पहले ही उसे ऐसा लगा जैसे उसका कॉलर उसके गले के पास टाइट हो गया है और अगले ही सेकंड उसके पैर हवा में थे और वह लटक रहा था।
वो बच्चा हैरानी से पीछे मुड़कर देखने लगा तो पीछे रुद्राक्ष उसे एक हाथ में पकड़े हुआ था और वह काफी सीरियस दिख रहा था। रुद्राक्ष ने अपनी कोल्ड आवाज में कहा, क्या तुम्हारे फैमिली ने तुम्हें सिखाया नहीं है कि एक लड़का और लड़की को दूर दूर रहना चाहिए? जैसे ही उस छोटे बच्चे ने रुद्राक्ष की कोल्ड नजरें देखी वह बहुत ज्यादा डर गया। रुद्राक्ष की कोल्ड नजरें तो बड़े बड़े लोग भी बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, वह तो फिर भी छोटा बच्चा था। उसने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और जोर जोर से रोने लगा। उसकी माँ दौड़ते उसके पास आई, लेकिन जैसे ही वह उस बच्चे के पास पहुंची तो उसे छूने से पहले ही रुक गई। उसे अभी भी डर था कि अगर वह अपने बेटे के पास गई तो उसका बेटा फिर से इसे दूर भगा देगा। उसे भी अपनी गलती का एहसास था कि उसे अनाहिता के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। वही अनाहिता ने जब उस औरत के एक्सप्रेशन देखे तो वह समझ गई और कुछ देर रुककर उसने कहा, रुद्राक्ष, उस बच्चे को उसकी माँ के पास दे दो, तुमने उसे डरा दिया है। अनाहिता की बात सुनकर रुद्राक्ष में अपनी नाक सिकुड़ ली और मन ही मन बोला, मैंने कोई बच्चे थोड़ी बड़े किए हैं, मुझे पता नहीं था कि इतनी जल्दी डर जाते हैं, कितना परेशान करते हैं। एक हाथ से ही उस बच्चे को रुद्राक्ष उसकी माँ के सामने ले गया और बिना किसी एक्सप्रेशन के कहने लगा, मैं यह रतलू बच्चा तुम्हें वापस कर रहा हूँ, लेकिन खबरदार जो तुमने और कोई बकवास की। बच्चे बहुत ही मासूम होते हैं। रुद्राक्ष के ऐसी कोल्ड नजरों से डरने के बाद वह जल्दी से अपनी माँ के गले लग गया। उस औरत ने भी कसकर अपने बेटे को गले लगा लिया। गले लगाने के बाद वह फाइनली शांत हुई कि उसका बेटा ठीक है और सही सलामत है। वह अपने बेटे को गले लगाए हुए रोने लगी, मेरा बच्चा, सब मेरी गलती है। वह काफी देर तक रोती रही। उसके बाद उसने खुद के आंसू पहुंचे और अनाहिता को देखा। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन आखिर में बस उसने सर झुकाकर आंखों ही आंखों से अनाहिता को थैंक यू कहा और अपनी बेटी को लेकर वहां से चली गई। उसके एक्सप्रेशंस देखकर सभी समझ गए कि वह अनाहिता की कितनी एहसानमंद है और उससे अपनी हरकत पर कितनी शर्मिंदगी है। अनाहिता भी समझती थी कि उस औरत ने उस पर चिल्लाया और उसे थप्पड़ मारा क्योंकि वह अपने बेटे को लेकर बहुत परेशान और पैनिक हो गई थी, न कि वह अनाहिता से किसी तरह का कोई बदला लेना चाहती थी। और अनाहिता खुद अगर अपने माता पिता और अपने भाई से अलग हो जाती तो वह जिंदा भी नहीं रह सकती, इसलिए वह समझ सकती थी कि वह औरत कैसा महसूस कर रही थी। उसके एक्सप्रेशन देखकर रुद्राक्ष भी समझ गया और उसने बहुत ही सोफट आवाज में कहा, तुम बहुत अच्छी हो, जबकि मैं एक विलन हूँ। उसकी बात सुनकर फाइनली अनाहिता को रुद्राक्ष का ख्याल आया और उसने गुस्से में उसे घूर कर देखा और चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुमने मुझसे प्रॉमिस नहीं किया था कि तुम जल्दी से जल्दी नीचे आ जाओगे? क्या तुम्हें पता भी है कि तुमने किस हद तक डरा दिया था मुझे और संभव को? अनाहिता की आधी बात सुनकर रुद्राक्ष की आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई दी, लेकिन उसकी बात खत्म होती है वह चमक गायब हो गई। उसने धीरे से कहा, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। लेकिन अनाहिता सुन नहीं पाई और उसने पूछा, क्या कहा तुमने अभी अभी? रुद्राक्ष ने अपने कोट के अंदर वाले पॉकेट से कुछ निकाला और धीरे से उसके हाथों में दे दिया। अनाहिता ने उस चीज को देखा तो वह एक पीली सी नोटबुक थी। उसे कंफ्यूजन में पूछा, यह क्या है? तभी रुद्राक्ष ने शांति से जवाब दिया, मुझे नहीं पता कि यह वही चीज है या नहीं जिसे तुम ढूंढ रही थी, लेकिन तुम इसे खोल कर देख सकती हो। मैं संभव से पूछ कर आता हूँ कि क्या हुआ है। इतना कहकर रुद्राक्ष बिना अनाहिता को देखे संभव की तरफ चला गया। अनाहिता ने रुद्राक्ष को जाते हुए देखा जो एक एरोगेट नालायक बच्चे की तरह लग रहा था और फिर अपने हाथ में पकड़े हुए सामान को और सोचने लगी कि वह क्या है। आगे कहने में क्या होगा जाने के लिए सुनते रहिए मिस्ट्री गर्ल एंड अ रूड हीरो और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद।